अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 13 के अंदर हम लोगों ने दो चीज़ें डिस्कस की हैं, पोजीशन वेक्टर की एक एग्जांपल, और साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस वेक्टर एडिशन यूजिंग देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, इट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और वो है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसके अंदर हम लोगों ने दो तरह की प्रोडक्ट्स पढ़नी है, और आज उसकी जो फर्स्ट टाइप है दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। जब भी वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं स्केलर वाइज, तब हम लोगों ने उसके आंसर्स को डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले हम जो चीज़ करेंगे वो डिफाइन करेंगे इस प्रोडक्ट को, ये किस किस्म की प्रोडक्ट है, इसको डिफाइन करना है। जो इसकी इक्वेशन है, हम इसकी मदद से किसी भी एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, और एट दी एंड हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें कॉम्यूटेटिव एबिलिटी देखेंगे। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर दिया हो तो तब हमने इसकी स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालनी है, और एट दी एंड हम किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान में जो एग्जिस्ट करता है एंगल, हम इसको डॉट प्रोडक्ट की मदद से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। कभी भी अगर हम दो वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम इसको डिफाइन करते हैं एज ए डॉट बी, और इसको दो वेक्टर्स के दरमियान में डॉट लगा के इंडिकेट किया जाता है, इस वजह से इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। कभी भी दो वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ली जाएगी तो हमेशा इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी। दैट इज व्हाई दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड a scalar product, because whenever these two vectors are multiplied such that their resultant is a scalar quantity, then this type of product और मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या फिर स्केलर प्रोडक्ट, या फिर डॉट प्रोडक्ट। और अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करते हैं तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, वेयर सिंपल a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। अगर मैं a और b को ड्रॉ करता हूँ और उनको टेल टू टेल ज्वाइन करता हूँ तो मेरे पास लेट से अगर ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो ये जो थीटा है ये इन दोनों के दरमियान में आने वाला वेक्टर है। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। सो हमने डिफाइन किया, हमने इसकी इक्वेशन लिखी है। और अगर हम तीसरे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि हम इसके एक वेक्टर की प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर पे, यानी कि अगर मैं a की प्रोजेक्शन निकालना चाहूँ b पे, या फिर b की प्रोजेक्शन निकालना चाहूँ a पे, तो मैं उसको डॉट प्रोडक्ट की मदद से कैसे निकाल सकता हूँ। लेट्स से मैं जो a है उसकी प्रोजेक्शन को ड्रॉ कर देता हूँ b के ऊपर। तो मैं जो हिस्सा हाईलाइट कर रहा हूँ ये हमारे पास प्रोजेक्शन है a की ऑन b। सो मैं इसे कह सकता हूँ दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b, या फिर अलोंग b, दोनों हम बातें कह सकते हैं। अगर मैं देखता हूँ कि ये थीटा है तो हमारे पास थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो हमारे पास कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो चीज़ बन रही है मेरे पास, इट इज़ एक्चुअली a कॉस ऑफ थीटा। तो मैंने अगर प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b फाइंड करनी है तो एक्चुअली मैंने a cos थीटा फाइंड करना है, और मुझे पता है कि a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। और अगर मैं यहाँ पे a cos ऑफ थीटा को रहने दूँ और जो b है इसको यहाँ पे ले आऊँ तो ये हमारे पास बन जाएगा a डॉट b ओवर b। और मुझे पता है कि ये जो a cos थीटा है ये एक्चुअली a की प्रोजेक्शन है ऑन b, तो ये मेरे पास कहलाएगी प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। सो ये जो हमारे पास a डॉट b डिवाइडेड बाय b's मैग्नीट्यूड है, ये हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b है। इसी तरह अगर आप b की प्रोजेक्शन a पे निकालना चाहें तो सिंपली b की प्रोजेक्शन a पे निकाल लें, हमारे पास ये जो चीज़ बनेगी ये हमारे पास b cos थीटा होगी। और अगर हम यहाँ से b cos थीटा को अलग करेंगे तो हमारे पास a डॉट b ओवर a बच जाएगा, और ये हमारे पास जो चीज़ होगी वो होगी प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, या फिर b along a। तो हम दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली एक दूसरे के साथ यूज कर सकते हैं। सो थर्ड चीज़ जो हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाती है वो होती है कि हम इस प्रोडक्ट की मदद से, इस प्रोडक्ट की इक्वेशन की मदद से हम कैसे किसी भी एक वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे, चाहे a की प्रोजेक्शन b पे फाइंड करनी हो या फिर प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, b की प्रोजेक्शन a पे फाइंड करनी हो, तो हम ये काम कैसे कर सकते हैं। जो फोर्थ चीज़ हमारे पास आ जाती है ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट और समझने वाली है,
क्योंकि इसके अंदर हम सारे करेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन, हमारे पास 6 करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है और एट द एंड हम एक दो एग्जाम्पल भी देखेंगे। सो हमारे पास सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है हमारे पास कि क्या ये जो प्रोडक्ट है क्या ये कॉम्यूटेटिव नेचर की है, क्या ये कॉम्यूटेटिव एबिलिटी रखती है। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और अगर मैं इसको रिवर्स करूं, इसके बजाय बी डॉट ए लिखूं तो ए डॉट बी था तो ए बी कॉस थीटा था, बी डॉट ए होगा तो हमारे पास बी ए कॉस थीटा बन जाएगी। अब चाहे 3 को ज़रब दो 4 से या फिर 4 को ज़रब दो 3 से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं बी ए को भी ए बी लिख दूंगा तो मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर ए बी कॉस थीटा मेरे पास ए डॉट बी है तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे ए डॉट बी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था बी डॉट ए। इसका मतलब है कि बी डॉट ए और ए डॉट बी जिस तरह मर्जी हम इनको मल्टीप्लाई कर लें स्केलर प्रोडक्ट से ऊपर, इस तरतीब का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि चाहे आप बी डॉट ए निकालें या ए डॉट बी निकालें, आपका आंसर एक सिमिलर सेम क्वांटिटी निकलेगी। इसका मतलब है कि अगर तरतीब से फर्क नहीं पड़ रहा है इस प्रोडक्ट के ऊपर तो ये जो प्रोडक्ट है ये कॉम्यूटेटिव नेचर की है। सो यस, हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है इट इज कॉम्यूटेटिव। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें पता चल गई है कि ये जो प्रोडक्ट है इट इज कॉम्यूटेटिव। सेकंड हम लोगों ने देखना है कि अगर ए और बी जो दोनों वेक्टर्स हैं अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, या अगर मैं इसको ग्राफिकली ड्रॉ करूं तो मेरे पास कुछ न्यू बन जाएगा कि मेरे पास ए और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर चीज़ों के दरमियान में हमेशा एंगल 90 डिग्री का होता है। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट को वैल्यूएट करता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगी ए बी कॉज ऑफ, दोनों के दरमियान में एंगल 90 है तो 90 डिग्री, और कॉज ऑफ 90 क्योंकि 0 होता है तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0। सो इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। सो याद रखते हैं कि जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होती है। अगर आप लोगों को भी चेक करने के लिए दे दें कि ये दो वेक्टर्स हैं, चेक करें कि ये परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, तो जस्ट आप उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकाल के देख सकते हैं। अगर उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वो परपेंडिकुलर हैं, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि वो परपेंडिकुलर नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हम लोगों ने यूनिट वेक्टर्स के अंदर पढ़े हैं। एक था हमारे पास आई कैप, उसके बाद था जे कैप, और उसके बाद था हमारे पास के कैप। और ये तीनों वेक्टर्स हमें पता है एक्स वाई और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स वाई जेड एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर मैं आई कैप जे कैप या के कैप या आई कैप को भी आपस में डॉट प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो क्योंकि ये अगेन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो हमारे पास इनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी 0 होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि आई डॉट जे हो या फिर जे डॉट के हो या फिर के डॉट आई हो या आई डॉट के हो, ये सारे के सारे हमारे पास हमेशा बगैर डिस्कशन के 0 होंगे, बिकॉज इन दोनों की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, एक दूसरे सारे वेक्टर्स जो हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 होती है हमारे पास बिकॉज ऑफ कॉज ऑफ 90, एंड कॉज ऑफ 90 is 0, इट मेक्स एवरीथिंग 0 when multiplied by it। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो है हमारे पास अगर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो, तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास जो ए और बी हैं ये एक दूसरे के या तो पैरेलल हैं या फिर एक दूसरे के एंटी पैरेलल। याद रखना है कि जब चीज़ें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके दरमियान एंगल 90 होता है। जब ये पैरेलल होती हैं तो पैरेलल चीज़ों के दरमियान में एंगल 0 डिग्री होता है, और जब चीज़ें एंटी पैरेलल होती हैं तो इनके दरमियान में एंगल 180 होता है। अगर मैं दो वेक्टर ड्रॉ करता हूँ ए और उसके एंटी पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ बी, तो हमें पता है कि इन दोनों के दरमियान में इस वक्त एंगल 180 डिग्री बन रहा है। सो अगर मैं इस प्रोडक्ट को एवेलुएट करता हूँ तो मेरे पास पैरेलल के लिए बन जाएगी ए बी कॉज ऑफ 0 डिग्री, और एंटी पैरेलल के लिए बन जाएगी ए बी कॉज ऑफ 180 डिग्री। कॉज ऑफ 0 इज इक्वल टू +1, तो मेरे पास यहाँ पे रह जाएगा ए बी या प्लस ए बी विच इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। जो ए और बी मैग्नीट्यूड है इन दोनों की प्रोडक्ट बच गई है। इसी तरह अगर मैं cos ऑफ 180 देखूं तो वो होता है मेरे पास -1, तो यहाँ पे रह जाएगा मेरे पास -AB।
जो कि दोबारा हमारे पास ए और बी की प्रोडक्ट है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स की प्रोडक्ट है। तो चाहे हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स हो या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो, हमारे पास उनकी जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो हमेशा ए बी ही बचती है, चाहे प्लस चाहे माइनस, और ए बी जो है वो हमारे पास ए और बी के मैग्नीट्यूड्स की प्रोडक्ट है। सो द रिजल्टेंट इज द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। जो फोर्थ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारे पास कि अगर हम इनकी सेल्फ डॉट प्रोडक्ट निकालें, और किसी भी वेक्टर की जो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास एक वेक्टर की उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेनी है। ए वेक्टर है तो ए की ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले लो, बी वेक्टर है तो बी की बी के साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले लो। और इस पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हर वेक्टर अपने साथ पैरेलल होता है। अगर मैं एक वेक्टर को 2 दफ़ा ड्रॉ कर देता हूँ तो ये दोनों वेक्टर ए और ए एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगी वो होगी कि ए डॉट ए यानी कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। कॉज ऑफ 0 हमारे पास क्योंकि 1 होती है और a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर बचेगा, तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल a स्क्वायर रह जाएगा। सो जब भी हम सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं एक वेक्टर की, तो हमारे पास जो जॉब है वो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बच जाता है। सो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अगर हम आई जे की भी बात करते हैं तो i की अगर सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो i डॉट i, क्योंकि i का मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसके मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास सिंपल 1 बचेगा। जो हमारे पास j डॉट j है वो भी हमारे पास 1 बचेगा, जो हमारे पास k डॉट k है वो भी हमारे पास हमेशा 1 बचेगा। तो वजह क्या है, क्योंकि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ एक वेक्टर की, मैं उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, और सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का जॉब हमेशा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। क्योंकि i का एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही बचेगा, यहाँ पे भी 1 ही बचेगा, यहाँ पे भी 1 ही बचेगा। तो ये जो हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे कि ये हैं, जैसे कि ये पॉइंट्स आ रहे हैं, या फिर इनकी जो हमारे पास रिजल्ट आ रही है या हम इसको जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये हमारे पास MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो लास्ट हमारे पास चीज़ है वो है हमारे पास, अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिया हो तो हम तब उसकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हमें ग्रेडली समझना पड़ेगा। अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में 2 वेक्टर दिए हुए हैं, जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है लेट्स से a, जिसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारे पास नहीं है, इसका x कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट और इसी का z कंपोनेंट। और इसी तरह एक और वेक्टर दिया हुआ b जिसके x, y और z कंपोनेंट दिए हुए हैं, जैसे कि हमारे पास इसका x कंपोनेंट है, इसका y कंपोनेंट है और इसका z कंपोनेंट। तो तब हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट करनी है इसकी स्केलर प्रोडक्ट, तो हमने सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि a डॉट b फाइंड करनी है तो जो a है वो सारा यहाँ पे लिख दो, डॉट जो b है सारा वो यहाँ पे लिख दो, और a क्या है हमारे पास x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। इसी तरह x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। सिंपल जिस तरह आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं, आप एक एलिमेंट लेते हैं मैथमेटिक्स में और फिर उसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह सेकंड को लेते हैं, फिर तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर थर्ड को लेते हैं, तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो पैरेंथेसिस है वो सॉल्व हो जाती है। तो मैं सिंपली AXI कैप को जरा सबसे पहले लेता हूँ और बारी बारी सबके साथ उनकी डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ। तो मेरे पास पहले बच जाएगा AXI कैप डॉट BXI कैप प्लस AXI कैप प्लस A डॉट BYJ कैप एंड AXI कैप डॉट BZK कैप प्लस, अब उसके बाद AY की बारी आएगी तीनों के साथ और उसके बाद AZ की बारी आएगी। तो ये तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स होंगी, लेकिन हम पहले देखते हैं कि इन तीनों का जवाब क्या बचा है हमारे पास। AX और BX हमारे पास अलग हो जाएंगे और हमें पता है कि I डॉट I हमारे पास सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है तो वो 1 है, तो हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस
ए एक्स बी वाई आ जाएगा। और हमें पता है कि आई डॉट जे, क्योंकि आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। आई डॉट जे इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा। इसी तरह हमारे पास तीसरी टर्म में ए एक्स और बी जेड अलग हो जाएंगे, और हमारे पास आई डॉट के जो है वो हमारे पास जीरो हो जाएगी, प्लस सो ऑन जो बाकी टर्म्स है। तो हमारे पास इस ए एक्स आई कैप को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो चीज़ बची वो थी ए एक्स और बी एक्स सिर्फ। सिमिलरली अगर हम ए वाई को बारी बारी इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब ए वाई जे कैप फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जे डॉट आई बचेगा, अगेन जीरो। जे डॉट जे बचेगा, ये वन होगा तो हमारे पास ए वाई और बी वाई बच जाएंगे। और जब तीसरी टर्म की बारी आएगी तो जे डॉट के अगेन हमारे पास जीरो हो जाएगा। अब इसमें प्रॉपर्टी पड़ी है कि दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर है। सिमिलरली अगर तीसरी टर्म की बारी आती है तो ए जेड के और बी एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो के डॉट आई जीरो, इसी तरह के डॉट जे जीरो, इस तरह के डॉट के जब बारी आएगी तो हमारे पास ए जेड और बी जेड बचेगा। इसके अलावा जो पहली वाली दो टर्म्स है वो हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास जस्ट सिंपल क्या बचा है कि जो भी दो वेक्टर्स दिए हुए हैं उनके x कंपोनेंट्स को x के साथ, y कंपोनेंट्स को y के साथ और z कंपोनेंट को z के साथ मल्टीप्लाई करो एंड सिंपली उनको ऐड कर दो। तो हमारे पास जो बचेगी वो हमारे पास ऐड होने के बाद एक स्केलर क्वांटिटी बचेगी। फॉर एग्जांपल ये 2 है, ये 1 है, ये 5 है, तो हमारे पास 8 बच जाएगा जो कि एक स्केलर नंबर होगा। अब सबसे लास्ट में हमारे पास जो चीज़ रह गई है वो रह गई है कि हम एंगल किस तरह फाइंड कर सकते हैं विद दिस प्रोडक्ट। सो हमारे पास ये ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट हम इक्वेशन लिखते हैं और चेक करते हैं कि एंगल कहाँ पे आ रहा है। अगर हमने यहाँ से एंगल फाइंड करना है तो एंगल को सेपरेट कर लेते हैं। तो हमारे पास कॉस ऑफ थीटा क्या बचेगा, ए डॉट बी ओवर ए बी। और अगर हमने पूरे एंगल को अलग करना है तो कॉस राइट हैंड साइड पे आके कॉस इनवर्स बन जाएगा और हम लोगों ने ए डॉट बी ओवर ए बी फाइंड कर लेना। आपको पता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिया हो तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर देना है। ए और बी का मैग्नीट्यूड अलग होगा, उसको यहाँ पे पुट करना है। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करके उसका कॉस इनवर्स लेंगे तो ए और बी के दरमियान में जो वेक्टर के दरमियान में जो एंगल आता है थीटा वो फाइंड आउट हो जाएगा। जो रियल लाइफ या रियल फिजिक्स में इसकी एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास सबसे पहली है वर्क, जो कि मेरे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट से आती है। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है पावर, जो कि हमारे पास फोर्स और वेलोसिटी की डॉट प्रोडक्ट से आती है। सो जब भी इस के अंदर से अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि राइट टू एग्जांपल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो आप ये वर्क और पावर, जो कि दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं, वर्क और पावर दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। और क्यों स्केलर क्वांटिटीज हैं, क्योंकि ये दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट के बाद आ रही है। फोर्स या डिस्प्लेसमेंट के, फोर्स या वेलोसिटी की डॉट प्रोडक्ट के बाद ये क्वांटिटीज हमारे पास आती है। सो ये हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और इसमें हम लोगों ने आज फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो कि स्केलर प्रोडक्ट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम दूसरी टाइप पढ़ेंगे, वो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होगी। तो तब तक आप इसको रीड कीजिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर बताइए।